एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एचटेट एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। लेकिन मेरी बहुत सी सब्सक्राइबर्स हैं जिनका बार बार में कमेंट आ रहा था कि जो बुद्धि वाला टॉपिक है, व्यक्तित्व वाला टॉपिक है, वो एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेकर के आई हूँ जिसके अंदर आपका बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम के सिद्धांत, समायोजन, बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि मैं क्लियर करने वाली हूँ आप लोगों को। आप लोगों की इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। यकीन मानिए, ये आपके लिए एक रैपिड रिवीजन का काम करेगी और इस वाली वीडियो से आप लोगों के 10 से 15 नंबर भी आराम से आ सकते हैं, जो कि आपके एचटेट के एग्जाम में जो सीडीपी आने वाली है। और ये वीडियो सीटेट के एग्जाम के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि एचटेट के एग्जाम के लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, चलिए सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने आज टॉपिक उठाया है वो बुद्धि को उठाया है। बुद्धि देखते हैं, बुद्धि क्या होती है। आप सब लोग जानते हैं बुद्धि क्या होती है। सोचने समझने की योग्यता को ही क्या कहा जाता है? बुद्धि कहा जाता है। यहाँ से आपके पास कोई नंबर नहीं आना, कोई डेफिनेशन नहीं आनी। जो इंपॉर्टेंट, जो आपको आगे फैक्ट्स बताऊंगी उनमें से आना है। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि जो बुद्धि होती है वो मूर्त होती है या अमूर्त होती है। तो फ्रेंड्स, मूर्त तो वो होती है जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो मूर्त होती है। और जिसको ना हम देख सकते हैं ना हम टच कर सकते हैं, वो क्या होती है? अमूर्त चीज़ें होती हैं। तो बुद्धि को ना तो हम देख सकते हैं ना ही हम उसको टच कर सकते हैं। तो बुद्धि हमारी किस कैटेगरी में आएगी? अमूर्त कैटेगरी में आएगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी, लेकिन यकीन मानिए आपको चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बताई जाएंगी जो आपके एग्जाम में आपको सीधे देखने को मिलेंगी, जो आपका 3 और 4 तारीख को जो एचटेट का एग्जाम होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आगे इससे आ जाता है कि जो बुद्धि होती है वो वंशानुक्रम से होती है या वातावरण से होती है। तो बुद्धि जो है वो वंशानुक्रम व वातावरण की उपज है, दोनों को मिलाकर के ही बुद्धि का निर्माण होता है। मनुष्य के अंदर बुद्धि ही वह क्षमता या योग्यता है जिसके कारण मानव सभी प्राणियों से भिन्न है। ये बिल्कुल सिंपल बातें हैं, आप सब लोग इनको जानते ही होंगे। अब फ्रेंड्स, बुद्धि के प्रकार आ जाते हैं। ठीक है, बुद्धि की कुछ डेफिनेशन भी हैं जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दी है, लेकिन उससे पहले हम बुद्धि के प्रकार देख लेते हैं। बुद्धि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार किसने दिए हैं? फ्रेंड्स, याद रखना है, थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? मूर्त, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि। मूर्त को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, गामक बुद्धि भी कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये मूर्त बुद्धि के ही नाम होते हैं जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारी मूर्त में आएगी। जैसे कि इंजीनियर होते हैं, चालक होते हैं, गायक होते हैं, वादक होते हैं, ये सब क्या हो गए? यांत्रिक बुद्धि में आ गए, मूर्त बुद्धि में आ गए। ठीक है, जिन व्यक्तियों का जो तकनीकी ज्ञान होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, चाहे वो गिटार बजाने में हो, चाहे वो कोई इंजीनियर हो, चाहे कोई ड्राइवर हो। ठीक है, तो ये सब आपके कौन सी बुद्धि में आ जाता है? मूर्त बुद्धि के अंतर आ जाता है। तो इन टॉपिक को भी आपको याद रखना है। आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा कि जो इंजीनियर है वो किस बुद्धि का उपयोग कर रहा है, कौन सी बुद्धि है उसके अंदर? मूर्त बुद्धि है। अब आगे चलिए फ्रेंड्स, अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि को शाब्दिक बुद्धि भी कहा जाता है। जिन व्यक्तियों का पुस्तकीय ज्ञान अच्छा होता है, शाब्दिक ज्ञान अच्छा होता है, उसको अमूर्त या शाब्दिक बुद्धि कहा जाता है। जैसे कि डॉक्टर है, लेखक है। अब लेखक के मन में क्या विचार चल रहे हैं, ये ना तो हमें दिखाई देते हैं ना ही हम उनको महसूस कर सकते हैं, वो तो उसके मन के अंदर ही चल रहे होते हैं, जिससे कि उसकी जो लेखनी है वो बाहर आती है, वो लिख पाता है। ठीक है, शिक्षक है, गणितज्ञ है, कवि है, साहित्यकार है, चित्रकार है, तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि आएगी? अमूर्त बुद्धि। आप सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना, जहां पर शाब्दिक ज्ञान की बात होगी, पुस्तकीय ज्ञान की बात होगी, तो जैसे कि शिक्षक दे दे, गणितज्ञ दे दे आपको, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा? अमूर्त बुद्धि में। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आ जाती है सामाजिक बुद्धि। समाज के प्रति आदर, सम्मान व सहयोग की भावना जिसमें अंदर होती है वो क्या होती है? सामाजिक बुद्धि। कोई बिजनेसमैन होता है, कोई पॉलिटिकल लीडर होते हैं, समाज सेवी होते हैं, उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है? सामाजिक बुद्धि होती है। अब फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं, बुद्धि मापन का इतिहास देखते हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला लिप्जिंग, जर्मनी में 1879 में 1879 में विलियम वुंट ने स्थापित की थी। ठीक है, और पहली बार बुद्धि मापन को वैज्ञानिक आधार दिया, इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट को कहा जाता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक को कहा जाता है। एचटेट के एग्जाम में आपसे सीधे यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसको कहा जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे जो हमारे पास, मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट वही बातें बताऊंगी जो आपके एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिलने वाली हैं। हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल का निर्माण किया गया। किसने किया?
CH राइस। अब बिने ने तो कर लिया था, लेकिन बिने इंडिया का नहीं था, अल्फ्रेड बिने। तो हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस जो पॉइंट स्केल है उसका जो निर्माण किया गया वो किसने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, CH राइस ने किया था, 1922 में किया था CH राइस ने। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, 1908 में बिने द्वारा 1908 में बिने ने क्या मानसिक आयु जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया? बिने ने दिया, 1908 में दिया। इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद बुद्धि लब्धि वगैरह बताएंगे, उससे पहले बुद्धि के सिद्धांत देख लीजिए, कुछ जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत में सबसे पहले आ जाता है एक खंडात्मक, एक तत्व या एक कारक बहुबुद्धि नहीं, बुद्धि सिद्धांत। एक खंडात्मक, एक तत्व, एक कारक बुद्धि सिद्धांत है। उसके जो प्रतिपादक हैं वो किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था, और टर्मन ओस्टर्न ने 1911 में दिया। अल्फ्रेड बिने, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो एक खंडात्मक है, एक तत्व है, बुद्धि का एक प्रकार है कि सब में एक तरह की बुद्धि होती है, ऐसा किसने बताया था? अल्फ्रेड बिने ने बताया था, 1911 में बताया था। एक इस वाले सिद्धांत को, क्योंकि उन्होंने क्या बताया कि जो बुद्धि है उसका एक ही प्रकार होता है, तो एक ही प्रकार कैसे हो सकता है? सभी लोग हैं, सभी के अंदर किसी के विचार कुछ होते हैं, किसी के विचार कुछ होते हैं, तो एक बुद्धि तो नहीं हो सकती। इसलिए इस वाले सिद्धांत को निरंकुशतावादी सिद्धांत कहा गया, निरंकुशतावादी सिद्धांत कहा गया। जो ये निरंकुशतावादी सिद्धांत है ये किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था, ये भी आपको याद रखना है। देन द्विकारक सिद्धांत। फ्रेंड्स ये आपकी एक रिवीजन क्लास है, इसको डिटेल में आप लोग सोचो कि डिटेल में कुछ मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब मैं कभी आप लोगों को ये सीटेट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवाऊँ तो उसमें हम एक एक टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। अब बुद्धि वाला टॉपिक है या व्यक्तित्व वाला टॉपिक है, ये अपने आप में एक एक घंटे के टॉपिक है, लेकिन हमें तो एक घंटे में सभी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करना है, क्योंकि कल तो हमारा एग्जाम है ही। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अब आ जाता है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। सीधे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि में दो कारक पाए जाते हैं जिसके अनुसार व्यक्ति चलता है। पहला कारक जी कारक होता है, दूसरा कारक एस कारक होता है। जी कारक यानी जनरल सामान्य कारक, और एस स्पेशल यानी वो कोई विशिष्ट कारक होता है। जॉनसन ने इस वाले सिद्धांत को क्या कहा फ्रेंड्स? राजतंत्रात्मक सिद्धांत का। क्या किसका नाम दिया? द्विकारक सिद्धांत को राजतंत्रात्मक सिद्धांत का नाम दिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ? स्पीयरमैन ने इसके अंदर एक तीसरा कारक भी शामिल कर दिया। तो अब तीसरे कारक शामिल करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि जो त्रितत्व सिद्धांत है, अब इसमें पहले क्या था भाई? सामान्य कारक था, दूसरा हमारे पास विशेष कारक था, लेकिन साथ में इसके अंदर समूह तत्व भी शामिल किया गया, तो इसलिए ये त्रितत्व सिद्धांत कहलाया। अब आपसे पूछता है द्विकारक या त्रितत्व सिद्धांत दोनों किसने दिए हैं? स्पीयरमैन ने दिए हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत एंड त्रितत्व सिद्धांत दोनों किसके हैं? स्पीयरमैन के हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ जाता है बहुकारक या बहुतत्व बहुखंड बुद्धि सिद्धांत। बहुत प्रकार की बुद्धि, ऐसा किसने बताया है? थॉर्नडाइक ने बताया है। इसको अच्छे से याद रखना है। साथ में परमाणुवाद का सिद्धांत, बालू का सिद्धांत, ये नाम भी किसको दिए गए हैं? बहुकारक सिद्धांत को ये नाम दिए गए हैं, जो कि किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन व कैली ने। थर्स्टन व कैली ने 1938 में समूह कारक सिद्धांत दिया। जो इन्होंने थर्स्टन की एक बुक आई थी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, इस बुक को भी आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक कौन है फ्रेंड्स? थर्स्टन उसके लेखक हैं, जिसके अंदर 7 तरह की मानसिक योग्यताएं बताई गई हैं। जिसके अंदर 7 तरह की मानसिक योग्यताएं बताई गई हैं। नेक्स्ट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में 13 तत्वों का समूह बताया गया है। बुद्धि को 13 तत्वों का समूह बताया गया है, जिसमें 7 को मुख्य माना गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है कैली ने अपनी पुस्तक क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन में बुद्धि को 9 तत्वों का समूह बताया। ये पॉइंट भी याद रखना कि जो कैली है उनकी पुस्तक का नाम क्या है? क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन, जिसमें उन्होंने बुद्धि के 9 तत्व बताए हैं। तो ये समूह कारक सिद्धांत भी आपको याद रखना है। साथ में जो बहुकारक सिद्धांत था, जो कि किसने दिया था? बहुकारक सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया था? हमारे उसने थॉर्नडाइक ने दिया था, जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था। तो उसको जॉनसन ने क्या नाम दिया है? प्रजातांत्रिक सिद्धांत दिया है। ये भी आपको याद रखना है कि जो बुद्धि है वो बहुत से पॉइंट्स को मिला के बनी हुई है, बहुत सारे तत्वों को मिला के बनी हुई है। ऐसा सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, और इस सिद्धांत को जॉनसन ने प्रजातांत्रिक सिद्धांत का नाम दिया है।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बहुबुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, बहुबुद्धि सिद्धांत। जो बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसने दिया, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए हैं। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, 8 प्रकार बताए हैं, जो कि आप लोगों को याद रखने हैं। कौन कौन से, शाब्दिक बुद्धि, अंकिक तार्किक बुद्धि, गतिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि और स्थानिक बुद्धि। ये 8 टाइप्स आपको याद रखनी है। आपको ऑप्शन में देकर के पूछा जाएगा कि इनमें से हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उनमें से कौन सी बुद्धि उसके अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, शाब्दिक बुद्धि, ठीक है, जैसे कि शिक्षक में होती है। अंकिक तार्किक बुद्धि गणितज्ञ वैज्ञानिक में होती है, जो अंकों का काम करते हैं। ठीक है, गतिक यानी जिसके अंदर गति होगी, ऐसी चीजों को याद रखना। गति जो नृतक है वो क्या करेगा, गति से ही तो नाचेगा। खिलाड़ी है वो भी गति से ही तो खेल पाएगा, तो वो किसके अंतर आता है, गति बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक दूसरों के भावों को समझना। ठीक है, जैसे कि कोई क्या होता है, मैनेजर होता है। अंतरावैयक्तिक बुद्धि स्वयं के मनोभावों को समझना, जैसे कि क्या हो जाते हैं, योगी हो जाते हैं। संगीतात्मक बुद्धि गीतकार संगीतकार। प्राकृतिक जैसे कि जो प्रकृति से जो प्रेम करते हो, वन रक्षक पर्यावरण विशेषक। स्थानिक बुद्धि में वातावरणीय परिवेश का जानकार, राजनेता, समाजसेवी, ये किस में आते हैं, स्थानिक बुद्धि में आते हैं। इन 8 टाइप्स को आपको याद रखना है अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, इसमें नया कौन सा है, स्थानिक बुद्धि सबसे नया जोड़ा गया है। जो नई जोड़ी गई है वो स्थानिक बुद्धि है। नेक्स्ट आ जाता है आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत। आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत बीएस ब्लूम ने दिया है। इसने कहा है कि बुद्धि तो होती ही नहीं है, किसी व्यक्ति में कितनी बुद्धि है ये आश्चर्य की बात है। ऐसा किसने कहा है, बीएस ब्लूम ने कहा है। आश्चर्यजनक बुद्धि सिद्धांत बीएस ब्लूम ने दिया है। लेवल 1 या लेवल 2 बुद्धि सिद्धांत जॉनसन ने दिया है। लेवल 1 और लेवल 2 जॉनसन ने दिया है। इसमें प्राथमिक कारक है, जो लेवल 1 पे जो प्राथमिक कारक माना गया है वंशानुक्रम को माना गया है, जबकि जो द्वितीयक कारक है वो वातावरण को माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है कैवेखे सिद्धांत। कैवेखे सिद्धांत हैब ने दिया है, ये भी आपको याद रखना है। जन्मजात और वातावरण, इन्होंने भी 2 ही बातें बताई हैं। कैवेखे सिद्धांत हैब ने दिया है। त्रिचापीय बुद्धि स्टर्नबर्ग ने दिया है। त्रिआयामी गिलफोर्ड ने दिया है। त्रिआयामी त्रिविमीय किसने दिया है, गिलफोर्ड ने दिया है। इसमें इन्होंने 3 आयाम बताए हैं। कौन कौन से, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। कितने बताए हैं, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। इनके खंड बताए हैं 4 विषय वस्तु के खंड, 5 संक्रिया के और 6 उत्पाद के खंड बताए गए हैं। प्रारंभ में गिलफोर्ड ने 120 खंड बताए थे, बाद में 150 खंड, लेकिन धीरे धीरे वो बदलते रहे। ये नोट सो इंपॉर्टेंट, तो इसको बेशक से मत देखना। ठीक है, अब देखिए त्रितत्व स्पीयरमैन, एक बार रिवाइज कर लीजिए। त्रिआयामी गिलफोर्ड, त्रिचापीय पूछे तो स्टर्नबर्ग, त्रिस्तरीय पूछे तो कैरोल, त्रिस्तरीय कैरोल। और वो स्तर कौन कौन से थे, संकीर्ण, सामान्य एंड विस्तृत। प्रतिदया न्यायदरा, ये किसने दिया था, थॉमसन ने दिया था। तरल ठोस बुद्धि पूछे तो कैटल ने दिया है। तरल ठोस बुद्धि किसने दिया है, कैटल ने दिया है। नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स देखिए, संवेगात्मक बुद्धि, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। संवेगात्मक बुद्धि है सर्वप्रथम पीटर सोलावे है या सोलावे है जो भी है, पीटर सोलावे व जॉन मेयर ने यह विचार दिया कि व्यक्ति को अपने संवेगों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। इन विचारों को सर्वप्रथम डैनियल गोलमेन ने लिखित रूप में अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से महत्वपूर्ण क्यों में संवेगात्मक बुद्धि की अवधारणा को सजीव रूप दिया। हमारी सफलता में 80% संवेगात्मक बुद्धि की ही उपयोगिता होती है। तो फ्रेंड्स, जो संवेगात्मक बुद्धि है उसका सबसे पहले ये जो विचार था ये किसने दिया था, पीटर सोलावे व जॉन मेयर ने दिया है। याद रखना है, पीटर सोलावे, जॉन मेयर संवेगात्मक बुद्धि से रिलेटेड है। और इनको अपनी पुस्तक में लिखित रूप किसने दिया है, डैनियल गोलमेन ने दिया है। डैनियल गोलमेन ने दिया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाते हैं बुद्धिमापन या परीक्षण का इतिहास आ जाता है, जो 1905 और 1911 के बीच में हुआ। इसके अंदर आपके 2 परीक्षण, जो आर्मी बीटा और आर्मी अल्फा है, तो आप ये पॉइंट याद रखना, जो आर्मी अल्फा परीक्षण है वो आपका शाब्दिक होगा। आर्मी अल्फा शाब्दिक और आर्मी बीटा अशाब्दिक परीक्षण। अब शाब्दिक परीक्षण और अशाब्दिक परीक्षण में देखिए फ्रेंड्स आगे क्या क्या आ जाते हैं। अशाब्दिक परीक्षण में निष्पादन परीक्षण और पेपर पेंसिल परीक्षण किस में आ जाता है, अशाब्दिक परीक्षण में आ जाता है। 1 मिनट रुकिए भाई। जो सामूहिक परीक्षण है उसके अंदर वस्तु संयोजन, ब्लॉक बिल्डिंग, चित्रपूर्ति, आर्मी अल्फा बीटा, मानव कर्षण, ये सब क्या आ जाते हैं, सामूहिक परीक्षण में आ जाते हैं। इसको छोड़िए, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत परीक्षण 2 तरह का,
ठीक है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक जो पढ़े लिखों के लिए होगा, अशाब्दिक जो अनपढ़ के लिए होगा। ओके। और सामूहिक परीक्षण 4 तरह का, वस्तु संयोजन, ब्लॉक बिल्डिंग, चित्र आपूर्ति और मानव कर्षण। जो आर्मी अल्फा बीटा है वो भी सामूहिक परीक्षण में आ जाता है। अब कुछ बुद्धि परीक्षण व उनके उत्पादक देख लीजिए। बिने साइमन परीक्षण, बिने एंड साइमन ने 1905 में। जलोटा बुद्धि परीक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट, डीवी जलोटा ने। ड्रो ए मैन, श्रीमती गुड एन एफ ने ड्रो ए मैन परीक्षण दिया है। रोबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण रेबिन ने दिया है। रोबिन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण रेबिन ने दिया है। जोशी बुद्धि परीक्षण MC जोशी। वेस्लर बुद्धि परीक्षण डेविड वेस्लर, इनके नाम पे ही है। तो ये कुछ बुद्धि के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इसी के साथ मैंने कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो बुद्धि से रिलेटेड आप लोगों के लिए हो सकते हैं, मैंने नोट किए हुए हैं। एक बार मैं आपको उनके बारे में भी बता देती हूँ। बुद्धि पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अगर आपके पास ये आ जाता है कि बुद्धि पर सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो बुद्धि पर सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया है, जो कहाँ के थे? अमेरिका के थे, 1885 में। 1890 में सर्वप्रथम कैटल ने अपनी बुक में मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट में बुद्धि का जिक्र किया। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट किसकी बुक है? कैटल की बुक है, ये भी आपको याद रखना है। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट कैटल। अब इसके जो कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अलग अलग से डेफिनेशन दी है। टर्मन ने क्या बताया है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों। टर्मन अमूर्त, तो ये जो आ रहा है ना, इससे इस चीज को रिलेट कर लेना, याद कर सकते हो। बकिंघम ने क्या बताया है? इसकी सीखने की योग्यता ही क्या है? बुद्धि है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्थ ने कार्य करने की विधि, वुडवर्थ में W और कार्य में W से W रिलेट कर सकते हो। मन और मस्तिष्क आपस में रिलेटेड होते हैं, तो जिस वाली डेफिनेशन में मस्तिष्क की बात आ जाएगी वो किसका हो जाएगा? मन का हो जाएगा। बुद्धि मापन को सफल बनाने वाला कौन है फ्रेंड्स? बिने है। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण बिने ने किया है। मानसिक शब्द का प्रयोग बिने ने किया है। अब देखिए 1905 और 1911 में मानसिक आयु का जिक्र हो रहा था। 1905 से पहले जो किया जाता था बुद्धि का परीक्षण, वो किसके आधार पर किया जाता था? शरीर के आधार पर किया जाता था, शरीर के आधार पर। और ऐसा सबसे पहले किसने किया था? लेवेस्टर ने किया था। और 1911 के बाद, ठीक है, किसके आधार पर किया जाता है? बुद्धि लब्धि के आधार पर किया जाता है। बुद्धि वाले टॉपिक में आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया है, उसको और अच्छे से देख लीजिए। जो बुद्धि लब्धि होती है उसका जो सूत्र क्या होता है वो भी आपको अच्छे से देखना होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 1908 में बिने द्वारा मानसिक आयु शब्द दिया गया था। बुद्धि लब्धि के जनक पूछता है, अगर बुद्धि लब्धि के जनक पूछता है तो स्टन आपका सही आंसर होगा। बुद्धि लब्धि के जनक स्टन। अगर बुद्धि लब्धि मापन के जनक पूछता है, अगर बुद्धि लब्धि मापन के जनक पूछता है तो क्या होगा? आपका टर्मन होगा। बुद्धि लब्धि के जनक स्टर्न और बुद्धि लब्धि मापन के जनक कौन होगा? टर्मन होगा। इसको भी आपको याद रखना है। तो एक जो फॉर्मूला था स्टर्न ने दिया था बुद्धि लब्धि के लिए, क्या दिया था? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। क्या फॉर्मूला दिया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। लेकिन बिने ने क्या फॉर्मूला दिया? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। अभी भी जो प्रचलित है, जो फॉर्मूला यही प्रचलित है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100। फ्रेंड्स, आप लोगों से कई बार ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको ना क्वेश्चन में क्या दे देगा कि उसकी मानसिक आयु कितनी है? 20 है, और वास्तविक आयु कितनी है? उसकी 10 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? आपसे बुद्धि लब्धि निकलवा भी सकता है। तो आपको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है। मेंटल जो एज दे रखी है MA बटे CA मल्टीप्लाई बाई 100, तो आप जब करोगे 20 बटे 10 मल्टीप्लाई बाई 100, जब उसको काटो पीटोगे तो क्या आ गया? 200। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो गई? 200। तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद करना होता था। ठीक है। अब टर्मन ने बुद्धि लब्धि की एक सारणी बताई है, ये आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग मिल सकती है, लेकिन जो मैंने नोट की हुई है ये भी ऑथेंटिक सोर्स से नोट की हुई है। तो इसके अंदर क्या बताया गया है? 140 या 140 से अधिक वाले क्या होते हैं? प्रतिभाशाली होते हैं, और जो कितने होते हैं? सिर्फ 2% ही होते हैं। 120 और 139 बुद्धि लब्धि के बीच प्रखर बुद्धि वाले आते हैं। 110 से 119 तीव्र बुद्धि कहलाती है। 90 से 109 सामान्य बुद्धि कहलाती है। 80 से 89 मंद बुद्धि कहलाती है। ये आपको एक बार टेबल को याद कर लेना है। ठीक है, ये आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग मिल सकती है, थोड़ा बहुत फेरबदल आपको मिल सकता है। 70 से 79% के बीच वाली बुद्धि को निर्बल बुद्धि कहा जाता है, और 25% से कम वाली बुद्धि को महामूर्ख या जड़ बुद्धि कहा जाता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार प्रतिभाशाली बालकों की IQ 130 या इससे अधिक होती है। ये क्रो एंड क्रो ने बताया है कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनका आयु 130 से ज़्यादा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही था बुद्धि के बारे में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, क्योंकि उससे भी एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
फ्रेंड्स, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि एचटेट के एग्जाम के बाद भी मैं आप लोगों की इसी तरह से हेल्प करती रहूँगी। फ्रेंड्स, अब देखिए व्यक्तित्व। व्यक्तित्व जो होता है वो भी क्या होता है, वंशानुक्रम एंड वातावरण की उपज होता है, उनका प्रोडक्ट होता है। ओके, अब ये क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि व्यक्तित्व है पर्सनैलिटी, जो अंग्रेजी भाषा का रूप है, ये कहाँ से आया है, परसोना से बना है। और जो परसोना है वो लैटिन भाषा का वर्ड है परसोना, और परसोना का मीन्स क्या होता है, मुखौटा, मास्क या बनावटी चेहरा। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है परसोना से। ठीक है, परसोना का मीन्स क्या होता है, मुखौटा। किसी व्यक्ति को देखने पर हमारे मन में जो विचार आते हैं वही क्या होता है, उस आदमी का व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व निर्माण के सिद्धांत। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, अब आपको जो याद रखने की बातें हैं वही बताती हुई चलूंगी मैं। आपसे पूछ लेता है कि जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है वो किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने दिया है। मन को तीसरा भाग बताया था, ठीक है, सिगमंड फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व को 3 घटकों के आधार पर समझा जा सकता है। वो कौन कौन से होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो। जो सुखवादी भुजा है वो किसको कहा गया है, ईद को कहा गया है, ईद को सुखवादी भुजा कहा गया है। ईगो को वास्तविक सिद्धांत कहा गया है, और सुपर ईगो आदर्शवादी। जो सुपर ईगो होगी वो आदर्शवादी सिद्धांत होगा। वास्तविक में कौन सा आ जाएगा, ईगो, और सुखवादी भुजा में क्या आ जाएगा, ईड आ जाएगा। दमित इच्छाओं का भंडार होता है ईद के अंदर। कैसी अवस्था होती है, असंतुलित अवस्था होती है, जबकि ईगो वाली हमारी संतुलित अवस्था होती है। सुपर ईगो भी असंतुलित अवस्था होती है। और नैतिकतावादी भुजा किसको कहा गया है, सुपर ईगो को, और सुखवादी भुजा ईड को कहा गया है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। फ्रायड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जो फ्रायड है उसने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। कौन कौन सी, जीवन मूल प्रवृत्ति, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, जिसको जिजीविषा और मुर्मूषा कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। विशेषक का सिद्धांत किसने दिया है, आरबी कैटल ने दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरबी कैटल ने कौन सा सिद्धांत दिया है, विशेषक का सिद्धांत दिया गया है। कैटल ने व्यक्तित्व को 2 भागों में बांटा है, स्थायी और स्रोत में बांटा है। स्थायी जो व्यक्ति के रंग रूप जो भार का अध्ययन करवाते हैं, ठीक है, और व्यक्ति का स्रोत विशेषक व्यक्ति का मापन जब विधियों द्वारा किया जाता है। ये याद रखना है आपको, इसको छोड़ो, ये याद रखना है। कैटल ने 16 सील गुण बताए हैं। कैटल ने कितने सील गुण बताए हैं, 16 सील गुण बताए हैं। जो 16 जो पर्सनालिटी फैक्टर, 16 पर्सनालिटी फैक्टर है वो किसने दिया है, कैटल ने दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है। 16 पर्सनालिटी फैक्टर किसने दिया है, कैटल ने दिया है। ओके, टाइप्स ऑफ मैन बुक स्प्रेंगर की है। टाइप्स ऑफ मैन बुक्स किसकी है, स्प्रेंगर की है। कैटल ने सील गुणों को पहचानने के लिए 16 पर्सनालिटी फैक्टर प्रश्नावली बनाई है। देन आ जाता है मांग दबाव का सिद्धांत। मांग दबाव का सिद्धांत किसने दिया है, हेनरी मुर्रे ने दिया है। मांग दबाव का सिद्धांत हेनरी मुर्रे ने दिया है। सील के गुणों का सिद्धांत आलपोर्ट व कैटल ने संयुक्त रूप से दिया है। आलपोर्ट व कैटल ने संयुक्त रूप से क्या दिया है, सील गुणों का सिद्धांत दिया है। आलपोर्ट ने सील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व की व्याख्या की है। आलपोर्ट ने 4500 प्रकार के 17,953 सील के गुण बताए हैं। 4500 प्रकार के 17,953 सील के गुण बताए हैं, और इनमें मुख्य 16 प्रकारों में डिवाइड किया है। हार्मिक सिद्धांत है वो मैकडूगल ने दिया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं आपके पास व्यक्तित्व के प्रकार। तो व्यक्तित्व के प्रकार फ्रेंड देखिए, सबसे पहले जो व्यक्तित्व के प्रकार थे वो किसने दिए थे, हिप्पोक्रेट्स ने दिए थे। व्यक्तित्व के प्रकार हिप्पोक्रेट्स ने दिए थे। ओके, सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले जो व्यक्तित्व के प्रकार थे वो किसके द्वारा दिए गए, हिप्पोक्रेट्स द्वारा दिए गए। अब देखिए शेल्डन के अनुसार, शेल्डन ने 3 तरह के बताए हैं। जो शारीरिक संरचनाओं की जो विशेषता होती है उसके आधार पर 3 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं 3 प्रकार के, लंबाकार, गोलाकार, आयताकार। अब आपको ऐसे नहीं मिलेगा लंबाकार, गोलाकार, आयताकार। आपको क्या मिलता है, लंबाकार को क्या बोलते हैं, एक्टोमॉर्फिक, गोलाकार को एंडोमॉर्फिक, और आयताकार को मीजोमॉर्फिक। 3 टाइप्स कौन कौन सी दी हैं, लंबाकार, एक्टोमॉर्फिक, गोलाकार, एंडोमॉर्फिक, आयताकार, मीजोमॉर्फिक। इनको भी आपको याद रखना है। अब इतना टाइम नहीं है फ्रेंड्स आपको डिटेल में करवा पाऊँ, लेकिन आपको टाइप्स को याद रख लेना है। आपने में से पूछ लेगा इनमें से कौन सा शेल्डन के द्वारा दिया गया नहीं है, तो आपको आराम से उसको एलिमिनेट प्रोसेस से निकाल सकते हो। देन आ जाता है शारीरिक संरचना के आधार पर क्रेसमर ने दी है। क्रेसमर ने फिजिक एंड कैरेक्टर बुक याद रखना, फिजिक एंड कैरेक्टर बुक किसकी है, क्रेसमर की है। कितने टाइप्स बताए हैं, 4 टाइप्स बताए हैं। कौन कौन से, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक और डिस्प्लास्टिक। ठीक है, पिकनिक स्थूलकाय, एथलेटिक सुडोलकाय, एस्थेटिक क्षीणकाय और डिस्प्लास्टिक मिश्रित। पिकनिक में क्या आएगा, स्थूलकाय, एथलेटिक सुडोलकाय, एस्थेटिक क्षीणकाय जो दुबले पतले होते हैं, एथलेटिक जो हष्टपुष्ट होते हैं, डिस्प्लास्टिक मिश्रित। ये चारों टाइप आपको याद रखनी है। भारतीय दर्शन के अनुसार
तीन होते हैं सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। जो सतोगुणी होते हैं वो धार्मिक मिलनसार होते हैं, रजोगुणी साहसी वीर होते हैं, तमोगुणी लड़ाकू अंधकार में आलसी होते हैं। ओके, आधुनिक मत के अनुसार भावशील, कर्मशील और विचारशील हो सकते हैं। देन जुंग के अनुसार, जुंग ने पहले दो टाइप बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो भाई अंतर्मुखी हो यानी जिसके अंदर अंदर विचार चलते हो, कुछ बोलता कम हो। बहिर्मुखी जो बाहर आराम से खुल करके बोल सकता हो। ठीक है, तो अब देन उसके बाद इनके फ्राइड के शिष्य थे जुंग। बाद में इनके शिष्य ने एक और इसके अंदर ऐड किया था। वो क्या ऐड किया था? फ्राइड के शिष्य जुंग। बाद में इनके शिष्य ने उभयमुखी को भी इसमें ऐड किया था। तो आप बस इतना याद रख लेना कि जो जुंग है उसने दो टाइप बताई, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, और जो तीसरी टाइप है वो ऐड की गई उभयमुखी। तो कितने टाइप्स हो गए? 3 टाइप्स हो गए। देन आ जाती हैं व्यक्तित्व मापन की विधियां। व्यक्तित्व मापन की विधियां, देखिए फ्रेंड, व्यक्तित्व मापन की विधियां मनोविश्लेषण विधियां होती हैं। आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सी मनोविश्लेषण विधियां हैं, कौन सी नहीं है। मनोविश्लेषण विधियों में स्वतंत्र शब्द साहचर्य, सौपन विश्लेषण, ये दोनों क्या होती हैं? मनोविश्लेषण विधियां होती हैं। व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ आपसे पूछा जाए तो व्यक्तिनिष्ठ कौन सी होती है? आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास, प्रश्नावली, साक्षात्कार। वस्तुनिष्ठ निरीक्षण, समाजमिति, कर्म निर्धारण, शारीरिक परीक्षण। अब देखिए प्रक्षेपी विधियां, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेपी विधियां इनमें से कौन सी नहीं है? शाही धब्बा परीक्षण प्रक्षेपी विधि है। वाक्य या कहानी वार्ता परीक्षण प्रक्षेपी विधि है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी प्रक्षेपी विधि है। बाल अंतर्बोध परीक्षण भी प्रक्षेपी विधि है। इनमें से आपके पास सीधा क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी प्रक्षेपी विधि है, कौन सी नहीं है। याद कर लेना, रट लेना इसको। ठीक है, प्रक्षेपी विधि, शाही धब्बा परीक्षण, वाक्य या कहानी पूर्ति, प्रासंगिक अंतर्बोध, बाल अंतर्बोध, ये तीनों चारों क्या है? प्रक्षेपी विधियां हैं। अप्रक्षेपी विधियां में प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, पर्यवेक्षित विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, इनको भी याद कर लेना। ये कौन सी विधियां हैं? अप्रक्षेपी विधियां हैं। नेक्स्ट आ जाता है मनोविश्लेषण। स्वतंत्र शब्द साहचर्य के जनक कौन है? फ्रांसीसी गाल्टन है। प्रक्षेपी विधियां, स्याही धब्बा परीक्षण, जो स्याही धब्बा है, अब मैं आपको इनके जनक बताती हुई चल रही हूँ, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्याही धब्बा परीक्षण के जनक कौन है? हरमन रोरशाह। स्याही धब्बा परीक्षण के जनक कौन है? हरमन रोरशाह है। स्याही धब्बा परीक्षण के हरमन रोरशाह हैं। कार्डों की संख्या कितनी थी? इसके अंदर 10 कार्ड थे। 10 में से 5 क्या थे? ब्लैक एंड व्हाइट थे। 2 क्या थे? ब्लैक रेड। 3 क्या थे? मल्टी कलर्स थे। ठीक है, तो ये कार्ड भी आपको याद रखना है। 5 तो ब्लैक एंड व्हाइट थे और 2 क्या थे? ब्लैक रेड और व्हाइट थे। ब्लैक रेड और व्हाइट कलर था उनके ऊपर, और 3 क्या थे? मल्टी कलर थे। तो ये भी आपको याद रख लेना है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, थेमेटिक अप्रोच टेस्ट, इसके जनक कौन है? ये आपको याद रखना है। मार्गन व मुर्रे, मार्गन व मुर्रे। ठीक है, वाक्य या कहानी पूर्ति, पाइन व टेंडलर ने। वाक्य व कहानी पूर्ति परीक्षण, पाइन व टेंडलर ने। बाल अंतर्बोध परीक्षण, लियोपेल्ड बेल्क ने, लियोपेल्ड बेल्क ने। स्याही धब्बा परीक्षण 13 से 19 वर्ष के लिए, बाल अंतर्बोध 3 से 11, प्रासंगिक 14 वर्ष। प्रश्नावली विधि के जन्मदाता वुडवर्थ हैं। आदि जनक सुकरात थे। अन्य नाम कागज पेंसिल विधि भी प्रश्नावली विधि को कहा जा सकता है, जिसके अंदर बंद प्रश्न, खुले प्रश्न, चित्रित प्रश्न, मिश्रित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर डिटेल में करवाऊंगी तो ये टॉपिक आपका कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, यानी इसको कंप्लीट करवाने में 1-1.5 घंटा लग जाएगा। और इतना फ्रेंड्स आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने इसको पढ़ रखा होगा। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा रिवीजन करवा रही हूँ। समाजमिति विधि के जनक जे.एल. मोरेनो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। समाजमिति विधि के जनक कौन है? जे.एल. मोरेनो है। पर्यवेक्षित विधि के जनक कौन है? जे.बी. वाटसन है। पर्यवेक्षित विधि के जनक कौन है? जे.बी. वाटसन। व्यक्ति इतिहास विधि के टाइडमैन है। साक्षात्कार विधि, जिसमें आमने सामने बैठ करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आ जाता है फ्रेंड्स समायोजन। ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने पहले पढ़ा हुआ होगा, थोड़ा सा इसको फिर देख लेते हैं। जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के प्रति अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। किस किस तरह के देखो समायोजन करने पड़ते हैं, क्या क्या समस्याएं आती है? तनाव, जैसे कि अब आपके साथ हो रहा होगा कि मैंने ये पढ़ लिया, वो छूट गया, मेरा ये रह गया। फ्रेंड, जो छूट गया जैसा है छोड़ो उसको, बस हल्का सा आप रिवीजन कर लो। जो आप बिल्कुल भी अब नया पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि नया पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज होगे। तो निर्धारित कार्य का दिन समीप आने पर क्या हो जाता है? तनाव उत्पन्न होने लगता है। जैसे कि अब कल स्टेट का एग्जाम है तो आप लोगों में तनाव की स्थिति पैदा हो रही होगी। दबाव, आप दबाव भी महसूस करते हो। बाह्य वातावरण के लोगों से समायोजन नहीं होने पर दबाव महसूस होता है। द्वंद्व यानी कंपटीशन जो चलता है, द्वंद्व। दुश्चिंता, अचेतन मन की बातें चेतन मन के आकर जो स्थिति पैदा करती है वो क्या होती है? दुश्चिंता। भग्नाशा, जब आशान्वित परिणाम नहीं आते, ठीक है, तो हमें फ्रस्ट्रेशन होने लगती है ना, वही क्या होती है? भग्नाशा होती है।
स्किनर ने क्या कहा है, समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है। समायोजन एक अधिगम प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा है, स्किनर ने कहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो समायोजन तंत्र है, समायोजन के उपाय किस किस तरह से हो सकते हैं। प्रत्यक्ष उपाय, बाधा निवारण, मार्ग परिवर्तन, लक्ष्य प्रतिस्थापन, निष्कर्ष निर्णय, ये किस में आएंगे, प्रत्यक्ष उपाय में आएंगे। अप्रत्यक्ष उपाय के अंदर दमन, शमन, शोधन, मार्गांतरीकरण। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्ष उपाय है या अप्रत्यक्ष उपाय है, ठीक है। पलायन, आत्मीकरण, तदात्मीकरण, औचित्य, युक्तिकरण, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष उपाय है। क्षतिपूरक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकता है। व्यक्ति जिस क्षेत्र में कमजोर होता है उसी में सफल होने की कोशिश करते वो क्षतिपूरक, और अप्रत्यक्ष एक क्षेत्र में पिछड़ने के बाद दूसरे क्षेत्र में उसी कमी को पूरा करना क्षतिपूरक के अप्रत्यक्ष में आएगा। आक्रामक, जिसमें क्रोध वाली स्थिति पैदा हो जाती है। प्रत्यक्ष आक्रामक, जिस परिस्थिति ने क्रोध दिलाया अगर उसी पर क्रोध निकलता है तो वो प्रत्यक्ष आक्रामक होता है। और अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय क्या होता है, जिस परिस्थिति ने क्रोध दिलाया है उसके अलावा दूसरों पर, जब हम करते हैं ना, जो अपना गुस्सा होता है वो दूसरी सिचुएशंस पर करते हैं, तो वो किस में आ जाता है, अप्रत्यक्ष आक्रामक उपाय में आ जाता है। अब देखिए फ्रेंड, जो व्यक्तित्व वाला टॉपिक था उसमें जो हिपोक्रेट्स थे, हिपोक्रेट्स ने सबसे पहले व्यक्तित्व के प्रकार बताए थे। कौन कौन से बताए थे, काला पित्त वाला, पीला पित्त वाला, अधिक रक्त वाला, कफ प्रधान। तो जो काला पित्त वाला था वो कुंठित और निराश होते हैं। पीले पित्त वाले क्रोधी होते हैं, लड़ाका होते हैं। अधिक रक्त वाले आशावान होते हैं। कफ प्रधान शांत और उदार मन के होते हैं। ई स्प्रेंगर है, उनकी पुस्तक है टाइप्स ऑफ मैन बुक। उन्होंने 6 प्रकार बताए हैं, सैद्धांतिक व्यक्तित्व वाला, सामाजिक व्यक्तित्व वाला, आर्थिक व्यक्तित्व वाला, राजनीतिक व्यक्ति वाला, धार्मिक व्यक्तित्व वाला और सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व वाला। ठीक है फ्रेंड, तो इनको आपको अच्छे से देख लेना है। और जो आपके पास ये आएगा ना समायोजन, उससे भी एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखिए फ्रेंड्स, कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज आ जाती हैं, उनको आपको इंपॉर्टेंट देखना है। इस वीडियो के अंदर ये आपके लिए रामबाण वीडियो साबित होगी फ्रेंड्स। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वही मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रही हूँ, कुछ भी डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ आप लोगों का रिवीजन करवाना है मुझे। डिसलेक्सिया, पठन संबंधित कठिनाई। डिसग्राफिया, अब देखिए ग्राफ यानी लेखन, लिखना। डिसग्राफिया, लेखन संबंधित कठिनाई। लर्निंग डिसेबिलिटी से भी एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया आ रहा है, कैलकुलेटर यानी गणित से संबंधित। अफेज्या, मोस्ट इंपोर्टेंट, अफेज्या भाषा से संबंधित। अलेक्सिया, पठन से संबंधित। अप्रोक्सिया, गामक कौशल। अप्रोक्सिया क्या होता है, गामक कौशल होता है। डिस्थीनिया, तनाव वाली स्थिति। डिसमोर्फिया, भ्रम, भ्रम से संबंधित कठिनाई क्या कहते हैं, डिसमोर्फिया। मोर से याद रखना, मोर क्या कर देता है, भ्रम उत्पन्न कर देता है। ओके, तो इनको याद रख लेना। बिब्लोफोबिया, बुक से। कोकोफोबिया, अगलीनेस, ये आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देखना चाहते हो तो देख लेना। ये जो 5-7 मैंने आपको बताई है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको जरूर करना है लर्निंग डिसेबिलिटीज को। तो फ्रेंड्स अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन ना यहाँ से भी मिल जाता है, जो हमारे ब्रोन फैन ब्रेनर हुए हैं ना, उनका जो इकोलॉजिकल थ्योरी दी है उन्होंने, इकोलॉजिकल जो मॉडल दिया है, पारिस्थितिक जो मॉडल दिया है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। इस सिद्धांत में बच्चे के विकास की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में की गई है। ठीक है, कि बच्चा है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके ऊपर किस तरह से, कितने लेवल्स बताए गए हैं, 5 लेवल्स बताए गए हैं। ये बीच में हमारा क्या है फ्रेंड, चाइल्ड है। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले जो स्तर आएगा वो क्या आता है, माइक्रो सिस्टम। क्या आता है, माइक्रो सिस्टम। और अब आपसे यहाँ से क्या क्वेश्चन मिलेगा कि जो माइक्रो सिस्टम है उसके अंदर क्या आता है। तो जो माइक्रो सिस्टम है उसके अंदर बच्चे का परिवार, मित्र, स्कूल, पेरेंट्स, ये किसमें आ जाते हैं, जिससे वो सबसे पहले इंटरेक्ट करता है ना। बच्चा परिवार में रहता है, स्कूल में जाता है, वहां पे इंटरेक्ट करता है। ठीक है, तो वो किसके अंदर आता है, माइक्रो सिस्टम के अंदर आता है। उसके फ्रेंड्स बनते हैं, वो किसके अंदर आता है, जिनके सबसे पहले इंटरेक्ट करेगा वो उसका माइक्रो सिस्टम। कौन सा, माइक्रो सिस्टम, सूक्ष्म तंत्र। ओके, हिंदी में। नेक्स्ट आ जाता है मीजो सिस्टम। नेक्स्ट क्या आता है, मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में क्या आता है कि जो मतलब डायरेक्टली प्रभाव नहीं डालती, जैसे कि बच्चे के जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारा डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता लेकिन फिर भी हम उनसे क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। बच्चों के फ्रेंड्स हैं, टीचर हैं, पीटीएम वगैरह में जाते हैं, तो वो क्या होता है, मीजो सिस्टम के अंदर आता है। देन उसके बाद एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम से बच्चा डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, जैसे कि जो मदर फादर का जो वर्क प्लेस होता है, कोई भी सोशल वेलफेयर सर्विस होती है, हॉस्पिटल वगैरह, मास मीडिया पूछा जाता है। ठीक है, एक्सो सिस्टम में आता है। मास मीडिया किस में आता है, एक्सो सिस्टम में आता है। नेक्स्ट आ जाता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम के अंदर जो रीति रिवाज होते हैं, संस्कार होते हैं, कोई भी जैसे कि कल्चर जो होता है, ये सब किस में आता है, मैक्रो सिस्टम में। और नेक्स्ट आ जाता है क्रोनो सिस्टम। ये भार का मंडल होता है, घटक मंडल भी इसको बोलते हैं।
तो जो मैक्रो सिस्टम है वो टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जिस तरह से अब के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ चुका है। पहले हम क्या करते थे, ऑफलाइन क्लास में जा करके पढ़ते थे, लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है। तो ये किस में आता है, टाइम के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। ओके, तो ये किसके अंदर आता है, क्रोनो सिस्टम के अंदर आता है। और सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, फर्स्ट वाले का। फर्स्ट में हमारा क्या था, माइक्रो सिस्टम, जो परिवार है, मित्र है, स्कूल है, सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चे के ऊपर वहीं से पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आप लोगों के 5-7 नंबर का काम तो करवा दिया है, लेकिन क्लास यहीं पे एंड नहीं हुई है। आगे कुछ और भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, अगर फ्लो में कुछ थोड़ा बहुत गलत, एक आध पॉइंट मुंह से गलत निकल भी जाता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस कमेंट को कोशिश करती हूँ कि मैं उसको पिन कर दूँ। ओके, तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सच बता रही हूँ, मैं ना बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि हमारे यहाँ पर गेस्ट आए हुए थे। लेकिन सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट पर, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि जरूर एक बार जरूर रिवाइज करवा दो एक बार। तो मैंने आप लोगों के लिए इसको मैं रिवाइज करवा रही हूँ। 1 मिनट फ्रेंड्स, जो मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले थे, 1 मिनट मैं उनको निकाल लेती हूँ। तब तक अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, आपका एग्जाम जरूर पास होगा, बिल्कुल भी मत घबराइएगा। अब देखिए अधिगम के सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अधिगम के साहचर्य के सिद्धांत, ठीक है, अधिगम के साहचर्य के सिद्धांत, यह आपको मिलता है SRT थ्योरी, ठीक है, SRT थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, सॉरी SR थ्योरी, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। अब स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी के किस किसने समर्थन किया था, थॉर्नडाइक, पावलोव, CL हल, स्किनर। ये आपको याद रखना है, थॉर्नडाइक से T, पावलोव से P, CL हल से L, ठीक है, स्किनर से S, TPLS, ट्रिक बन गई TPLS, रट लेना फ्रेंड्स, इससे जरूर क्वेश्चन मिलता है एचटेट के एग्जाम में विशेषकर, ठीक है। TPLS अधिगम के साहचर्य के सिद्धांत किसने दिए हैं, TPLS किसने दिया है, अधिगम के साहचर्य सिद्धांत दिए हैं थॉर्नडाइक, पावलोव, CL हल, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, CL हल, स्किनर, ठीक है। नेक्स्ट, अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत, SORT थ्योरी, स्टिमुलस ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्स थ्योरी, अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत, ठीक है। इसमें क्या याद रखोगे, MKB या BKM, MKB या BKM, रट लेना, MKB या BKM, SOR, अगर SOR थ्योरी आती है तो उसके जो प्रतिपादक हैं, जो समर्थक हैं, वो कौन कौन है, BKM, ठीक है। मैक्स वर्दिमर, कुर्तलेविन, बांडूरा, मैक्स वर्दिमर, कुर्तलेविन, बांडूरा, कुर्तलेविन, मैक्स वर्दिमर अधिगम के SOR थ्योरी में आएंगे, और SR थ्योरी में थॉर्नडाइक, पावलोव, CL हल, स्किनर आएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लेना इसको। नेक्स्ट आता है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। इसके कुछ उपनाम है, वो भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। पर्यटन व भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। आपसे पूछ लेगा, अगर आपको याद है प्रयास व त्रुटि वाला सिद्धांत तो किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है, लेकिन आपसे पूछ लिया संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो आप लोग वहीं पर फंस जाओगे। तो ऐसा आपको फंसना नहीं है, ठीक है फ्रेंड। जो भी मैं आपको ये बातें बताती हूँ ना, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ, ठीक है। तो इसके जो जनक है वो कौन है, थॉर्नडाइक है, जो कहाँ के थे, अमेरिका के थे। पशु मनोवैज्ञानिक का दर्जा किसको दिया जाता है, थॉर्नडाइक को दिया जाता है। पशु मनोवैज्ञानिक का दर्जा किसको दिया जाता है, थॉर्नडाइक को दिया जाता है। पशुओं जंतुओं पर पहला प्रयोग करने वाला कौन था, थॉर्नडाइक था। थॉर्नडाइक ने 1898 ईस्वी में अपना शोध पत्र दिया। एनिमल इंटेलिजेंस किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। पत्र में पहली बार कहा गया था कि कोई भी प्राणी व्यक्ति बालक किससे सीखता है, प्रयास व त्रुटि से सीखता है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी किसको कहा जाता है, थॉर्नडाइक को कहा जाता है। इन्होंने जो अपना प्रयोग था वो किस पे किया था, ये भी आपको याद रखना है, किस पे किया था, भूखी बिल्ली पर किया था। आप लोगों ने थ्योरी तो पढ़ी ली होगी, इससे जो रिलेटेड जो पॉइंट बन सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। भूखी बिल्ली को इसने किस में रखा था, एक पजल बॉक्स में रखा था, ठीक है, और उसके सामने क्या रख दिया था, एक मांस का टुकड़ा यानी मछली रख दी थी। तो यहाँ पर जो मछली है, आपसे पूछ लेगा कि थॉर्नडाइक के थ्योरी में जो मछली है वो किसका काम करेगी, तो किसका काम करेगी भाई, वो उद्दीपक का काम करेगी। उद्दीपक का काम कौन करेगी, मछली करेगी, ठीक है। और अनुक्रिया कौन कर रहा है, भूखी बिल्ली। भूखी बिल्ली क्या कर रही है, अनुक्रिया। और उद्दीपक से अनुक्रिया में जब वो क्या हो जाएगा, उनका मेल हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, अनुबंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अनुबंध कहलाएगा। तो दरवाजा खोलने की क्या कर रही है, वो कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भूखी बिल्ली पर किया था।
और उद्दीपक मछली था। अनुक्रिया किसने की थी? भूखी बिल्ली ने की थी। उसको एक पजल बॉक्स में बंद किया गया था। मंदबुद्धि बिल्ली अपने अनुभवों को संगठित करते हुए दरवाजा खोलना सीख जाती है। तो कोई भी ऐसा कर सकता है कि जो भूखी बिल्ली थी वो अपने अनुभवों के आधार पर उस दरवाजे को खोलना सीख गई। जब बिल्ली ऐसा कर सकती है तो मानव के अंदर तो क्या है? बुद्धि है, तो वो भी ऐसा कर सकता है। भूल व त्रुटि से सीखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को बताया। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। कुछ और देख लेती हूँ, अगर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा और जो छूटा हुआ होगा तो वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। एक मिनट रुकिए फ्रेंड। एक ये याद रख लेना, जो कल्पना होती है ना, कल्पना वाला जो टॉपिक था, जेम्स ड्रेबर के अनुसार कल्पना कितनी प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। फ्रेंड्स एक चीज और याद रखना, आपसे पूछ ले भाई थॉर्नडाइक था, थॉर्नडाइक ने तो किस पे प्रयोग किया था? भूखी बिल्ली पर किया है। ठीक है, स्किनर ने किस पे किया था? चूहे पर किया था। ये भी आपको याद रखना है, स्किनर ने किस पे किया था? चूहे पर। पूछ ले चूहे के ऊपर के प्रयोग किसने किया था? स्किनर ने किया था। और पावलोव ने किस पे किया था? कुत्ते पर। तो ये भी याद रखना है, पावलोव ने किस पे किया था? कुत्ते पे। ये मुझे चलते चलते याद आ गया तो मैंने आप लोगों को बता दिया। थॉर्नडाइक भूखी बिल्ली, स्किनर चूहा, पावलोव कुत्ते पर किया था। आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो नहीं छूटना चाहिए। बाकी तो आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है, बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ जाना और आप लोग जरूर अच्छा करके आओगे, ऐसे मुझे आप लोगों से उम्मीद है। और फ्रेंड्स बताना भी जरूर कि आपका पेपर कैसा हुआ है। अगर आप लोगों से खिलौनों की अवस्था पूछता है तो शैशव अवस्था करना है। इसमें भी कंफ्यूज बहुत ज्यादा होते हैं बच्चे। खिलौनों की अवस्था पूछता है तो शैशव अवस्था बताना है। अगर खिलौनों का काल पूछता है तो बाल्यावस्था बताना है। एक फ्रेंड्स आप लोगों का ये रह जाता है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने दिया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने दिया है, याद रखना। पहचान का संकट 1963 में बुक दी थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। और नव फ्रायडवाद के जनक किसको कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। नव फ्रायडवाद के जनक इन्हीं को कहा जाता है। इन पर फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत का विशेष प्रभाव पड़ा था, परंतु इन्होंने विशेष रूप से सामाजिक इतिहास व्यवहार के आधार पर अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया था? 8 स्टेजेस बताई थी। उन 8 स्टेजेस को एक बार देख लेना। डिटेल में करवाने का तो फ्रेंड्स अब टाइम नहीं है, लेकिन एक बार उनको देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। विश्वास बनाम अविश्वास। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास, जो जन्म से 1.5 वर्ष तक की अवस्था बताई गई है, और उससे आशा, आशा आपको याद रखना है। विश्वास बनाम अविश्वास, आशा। आत्मनिर्भरता वर्सेस शंका व लज्जा, इच्छा शक्ति। आत्मनिर्भरता, शंका व लज्जा 1.5 से 3 वर्ष, इच्छा शक्ति। पहल करना वर्सेस अपराध बोध 3 वर्ष से 5 वर्ष, उद्देश्य। पहल करना वर्सेस अपराध बोध 3 से 5 वर्ष, उद्देश्य। फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ भी डिटेल में नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। डिटेल में पढ़ना होगा तो हम कभी फिर पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका क्विक रिवीजन है, रैपिड रिवीजन है। ठीक है, उद्यमिता वर्सेस हीन भावना, सुप्त अवस्था, इसमें क्या निकलते हैं? समिधा। समिधा इसकी एज भी देख लेना, 5 वर्ष से 12 वर्ष। एकात्मक या तदात्मीकरण, भ्रांति, और 12 से 18 वर्ष। पहचान का संकट आ जाता है। निष्ठा, घनिष्ठता वर्सेस एकाकीकरण से प्यार निकलता है, 18 से 35 वर्ष। सृजनात्मकता वर्सेस ठहराव, देखभाल। संपूर्णता वर्सेस हताशा, परिपक्वता। तो ये आपको याद रखना है, ये इसकी ट्रिक बन जाती है। फ्रेंड्स आगे देखिए, जो गैसेल का सिद्धांत है, अमेरिकी विद्वान डॉक्टर मनोवैज्ञानिक परिपक्वता का सिद्धांत दिया है। गैसेल का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत भी किसको कहा जाता है? गैसेल के सिद्धांत को कहा जाता है। इसके अंदर क्या बताया गया है? एक बालक का विकास उसके वंशानुक्रम में वातावरण के सामंजस्य से प्राप्त होने वाली परिपक्वता होती है। ये तो हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि भाई वंशानुक्रम में वातावरण का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। इसके अनुसार एक बालक का विकास उसके तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है। जो गैसेल का सिद्धांत है उसके अंदर क्या बताया गया है कि जो बालक का विकास है तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है। गोलू बेटा गेट बंद कर देना। इसके अनुसार एक बालक का विकास तंत्रिका तंत्र से प्रभावित होता है। विकास पहले आंतरिक या केंद्रीय अंगों का होता है, उसके बाद बाह्य अंगों का होता है। इसलिए इसके अनुसार विकास को केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, ऐसा किसने बताया? भाई गैसेल ने बताया है। ओके, इसी सिद्धांत को मस्तिष्क उद्मुखी सिद्धांत भी कहा गया है। रेसिप्रोकल इंटरवीविंग क्या होती है? गैसेल के अनुसार विकास के दौरान एक बालक अलग अलग या विपरीत प्रवृत्तियों के मध्य सामंजस्य समायोजन कर लेता है, वो क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल इंटरवीविंग। विकास के दौरान एक बालक है वो अलग अलग विपरीत प्रवृत्तियों के मध्य सामंजस्य करना सीख जाता है, वो रेसिप्रोकल इंटरवीविंग कहलाती है। आत्म विनिमय क्या होता है? एक शिशु जल्दी ही अपने खाने पीने एवं सोने के समय को व्यवस्थित करने लेता है। आपके पास भी बच्चे होंगे या फिर आपके
भाभी, ताई, चाची, किसी के भी बच्चे को आप देखते होंगे तो एक निश्चित समय पर खाने में सोने का लग जाता है, ये क्या कहलाता है? आत्म विनिमय। वो अपने आप भाई इस टाइम पे बच्चा उठेगा, खाए पिएगा, फिर सो जाएगा, उसकी हैबिट जल्दी बन जाती है, तो वो क्या कहलाता है? आत्म विनिमय कहलाता है। मस्तिष्क उद्मुखी विकास का पहला विचार किसने दिया था? इंपॉर्टेंट है, कुप्पुस्वामी। मस्तिष्क उद्मुखी विकास का पहला विचार किसने दिया? कुप्पुस्वामी ने दिया। सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? रूस के मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने दिया है। सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत रूस के मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार एक बालक सामाजिक वातावरण में रहते हुए भाषा के माध्यम से विकास परिपक्वता की दिशा में मानसिक शक्तियों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा जाता है कि भाषा का विशेष महत्व है। भाषा पर विशेष महत्व भाई किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने दिया है, याद रखना। इसके अंदर एक टर्म आती है ZPD, ठीक है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। एक बालक जिस स्तर पर विकास करता है उस स्तर एवं उसके विकास के संभाव्य क्षेत्र के बीच में, जिस स्तर पर बालक विकास करता है और उसकी जहां तक संभावना होती है उनके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? ZPD कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। एक स्तर पर जहां तक बालक विकास करता है और विकास का संभाव्य क्षेत्र जो होता है उसको ZPD कहा जाएगा। याद रखना किसने दिया था ZPD? ये भी पूछा जा सकता है। किसने दिया है? ये वाइगोत्स्की ने दिया है। अब आत्मनिजी संभाषण, बालक के द्वारा स्वयं से बातचीत करना। अक्सर यह देखा जाता है कि बालक अपने आप से बातें करता है, खेलता रहता है, तो यही उसका चिंतन एवं भाषा का विकास होता है। आत्मनिजी संभाषण जो प्राइवेट स्पीच होती है, ठीक है, खुद से बातें करना। अब आ जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में इंपॉर्टेंट है, एक बालक के शैक्षणिक वातावरण में कार्य व्यवहार का समर्थन इस प्रकार से करना कि वह स्वयं के लिए उस व्यवहार को प्रतिपुष्टिपूर्ण बना ले, जिसके प्रभाव से वह उत्तम विकास को, यानी उस व्यवहार को अपनाने लगे जिससे कि वह उत्तम विकास करता है, तो वो क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग, मचान कहलाता है वो, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जेरोम एस ब्रूनर ने भी दिया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब आपके लिए एक बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी देख लेना। जो थॉर्नडाइक ने जो नियम दिए थे, ठीक है, मुख्य नियम और गौण नियम, कौन कौन से दिए हैं? मुख्य नियम और गौण नियम। यहाँ से आपके पास जरूर क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से याद करके जाना, ठीक है, कि जो मुख्य नियम थे उसके अंदर कौन कौन से आते हैं, गौण नियम के अंदर कौन कौन से आते हैं। आपने थोड़ी तो पढ़ी ली होगी। मुख्य नियम के अंदर तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का, ये आपको याद रखना है। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, तय किस में आते हैं? मुख्य नियम में आते हैं। ट्रिक है ये याद करने की फ्रेंड्स, तय मैंने इसी तरह याद किया था, तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का। गौण नियम में बहुप्रतिक्रिया का, आंशिक अनुक्रिया का, सादृश्यता का, मानसिक विन्यास का, साहचर्य व्यवहार का, ठीक है। तो मैंने इसकी ट्रिक क्या बनाई थी, आप लोगों को थोड़ी हंसी भी आ सकती है फ्रेंड्स, लेकिन चीज़ों को इसी तरह से याद रखा जाता है ताकि हमें लंबे समय तक याद हो। लेकिन हमें ये ट्रिक याद होगी ना तो हम जो ऑप्शन आएंगे उनमें से एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। बहु आई सही सीधी मानस, क्या बनाया मैंने? बहु आई सही सादी मानस, बहु आई सही सादी मानस, 3 बार आपने इसको बोल लिया, ठीक है। अब बहु आपको ट्रिक याद है तो बहु प्रतिक्रिया का सिद्धांत, आई आंशिक क्रिया का, सही सादृश्यता का, सही साहचर्य का, सही साहचर्य का, सादी सादृश्यता का और मानस मानसिक विन्यास का। तो आप इन क्वेश्चन को सही कर जाओगे। इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना इसको। तत्परता का नियम, जब किसी प्राणी में किसी कार्य के प्रति तत्परता होती है, जब आपके प्रति रुचि होगी, रुचि तभी जगेगी जब आपके लिए तत्परता होगी, ठीक है, जिस कार्य में उसी कार्य में उसको सफलता मिलती है। वुडवर्थ के अनुसार तत्परता से अभिप्राय मानसिक तैयारी से है। इसका उपनियम क्या है? उपनियम भी याद रखना। तत्परता का उपनियम क्या है? रुचि का नियम, क्योंकि तत्परता से क्या आएगी? रुचि आएगी। रुचि का नियम शैक्षिक उपयोगिता, ध्यान, रुचि, अभिप्रेरित, जिज्ञासा, ये सब इससे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब जो अभ्यास का नियम है, अभ्यास का नियम है कमजोर से कमजोर प्राणी भी जब अभ्यास करता है तो उस कार्य में क्या हो सकता है? सफल हो सकता है। इसका उपनियम क्या है? उपयोग अनुप्रयोग का नियम, उपयोग अनुप्रयोग का नियम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रभाव का नियम जो होता है, जब हम प्राणी किसी उस कार्य को करते रहते हैं जिसके परिणाम जरूर आते हैं, प्रभाव छोड़ते हैं, सकारात्मक परिणाम आते हैं, और इसका जो उपनियम होगा वो क्या हो जाएगा? संतोष असंतोष का नियम। ये आपको अच्छे से याद रखना है। प्रभाव के नियम का जो उपनियम है वो संतोष असंतोष का नियम हो जाएगा। अभ्यास के नियम का उपनियम उपयोग अनुपयोग का नियम हो जाएगा, और तत्परता का जो उपनियम है वो रुचि का नियम हो जाएगा। मुख्य नियम तत्परता का, अभ्यास का, प्रभाव का। आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा गौण का नियम नहीं है? बहुप्रतिक्रिया का, आंशिक अनुक्रिया का, तत्परता का और मानसिक विन्यास का। तो आप तत्परता वाले को सही कर दोगे क्योंकि ये मुख्य नियम है, गौण नियम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजों को अच्छे से याद कर लेना है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत था वो किसने दिया था? पावलोव ने दिया था, ठीक है। कुत्ते पर प्रयोग किया था, लार ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि, ये सब आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को बता सकूं।
ठीक, बाकी आप लोगों ने तैयारी तो कर ही ली है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और आप लोगों को आज का ये रिवीजन था, ये कैसा लगा, मेरी कोशिश आप लोगों को कैसी लगी, ये आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, एक ये भी याद रखना फ्रेंड, चलते चलते मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो कोहलर था उसने जो प्रयोग किया था वो किसके ऊपर किया था, सुल्तान के ऊपर किया था। ठीक है, एक वनमानुष था सुल्तान, उसके ऊपर उसका प्रयोग किया था। अगर आप लोगों की इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो गेस्टाल्ट थ्योरी थी वो किसने दी है, मैक्स वर्दीमर ने दी है। गेस्टाल्ट थ्योरी को समग्राकृति, पूर्णांक या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स, पता नहीं आप लोगों को क्या क्या मैं बता दूं। कुर्त लेविन ने क्षेत्र तल रूप अधिगम सिद्धांत किसने दिया है, कुर्त लेविन ने दिया है क्षेत्र तल रूप। सामाजिक अधिगम सिद्धांत है जो अल्बर्ट बांडुरा ने दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जहाँ पर मॉडलिंग थ्योरी का जिक्र आ जाए, ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा को टिक कर आना। प्रेक्षणीय सिद्धांत किसका है, अल्बर्ट बांडुरा का है, तो अल्बर्ट बांडुरा भी आपको याद रखना है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी किसने दी है, अल्बर्ट बांडुरा ने दी है। अधिगम के जो प्रकार हैं वो क्या क्या बताए गए हैं, संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिनियम, प्रत्यय अधिगम और सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। जो सबसे उच्च श्रेणी का पूछ ले, सबसे उच्च श्रेणी का किसको माना गया है, समस्या समाधान अधिगम को सबसे उच्च श्रेणी का माना गया है। जो अमेरिकी विद्वान थे रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। रॉबर्ट एम गेने ने अधिगम के 8 प्रकार बताए हैं। संकेत अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया का अधिगम, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम पूछा जाए तो सबसे उच्च श्रेणी का अधिगम समस्या समाधान अधिगम होता है, जबकि सबसे निम्न श्रेणी का अधिगम पूछा जाएगा तो संकेत अधिगम को सबसे निम्न श्रेणी का कहा जाएगा। ठीक है, जो अधिगम निम्न श्रेणी में आते हैं, निम्न श्रेणी में जो पहले के 4 हैं, ठीक है, संकेत, उद्दीपन अनुक्रिया, श्रृंखला और शाब्दिक, ये किस में आते हैं, निम्न श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर तर्क एंड चिंतन का अभाव होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, देख लेना, हो सकता है यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखने को मिल जाए। बहुविभेदन, प्रत्यय, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान, ये उच्च श्रेणी में आते हैं। और सबसे उच्च श्रेणी का क्या होता है, समस्या समाधान। यहाँ तर्क और चिंतन पाया जाता है। ठीक है, तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे फ्रेंड्स। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत पूछेगा तो सिगमंड फ्राइड ने दिया है। और स्फेलोकोडल में क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है विकास, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। 2 बार पहले एंड कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं इसका सचमुच में एंड कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को इससे कितना फ़ायदा हुआ ये भी ज़रूर बताइए। लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप लोगों की इस वाली वीडियो से ज़रूर हेल्प होगी, अगर आपने इसको पूरे मन से कर लिया है, अगर 2 बार इसको सुन भी लिया है। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट है। आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो भी लेके आने वाली हूँ कि पेपर को आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है और अपने एचटेट को क्वालिफाई करना है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप लोगों के ऑल दी बेस्ट एचटेट के एग्जाम के लिए।